स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार ऑल क्लियर करो। यस सर। ठीक है, यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। जो जो एंटर कर चुका है वो जय हनुमान जी करिए। ठीक है, ओके ओके। तो कल हमने कर लिए थे, अभी कॉम्बिनेशन ही चल रहा है हमारा, तो कॉम्बिनेशन में 71 क्वेश्चंस कर लिए थे। प्रॉब्लम 72। अच्छा, एक वो क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया था वो मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा था कि हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 हैव ओनली 3 फैक्टर्स। How many numbers less than 10,000 has only 3 factors? तो कोई भी नंबर जिसके 3 फैक्टर होंगे, बस जिसके 3 ही फैक्टर हो सकते हैं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 3 फैक्टर वाला जो नंबर होगा जिसके 3 ही फैक्टर हों, वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। नॉर्मल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने बोला 9 है, अब 9 के क्या क्या फैक्टर आएंगे? 1 आएगा, 1 इंटू 9, ठीक है, तो 1 और 9 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 3 इंटू 3। तो कितने फैक्टर हुए? 3 ही फैक्टर हुए, ठीक है। 25 ले लो, 25 में क्या आएगा? 1 आएगा और एक 25 आएगा और एक 5 आएगा। समझ रहे हो सब लोग? तो आपका जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 1p स्क्वायर वेयर p इज अ प्राइम नंबर। आपका जो नंबर आना चाहिए वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 1p स्क्वायर वेयर p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर है? 10,000 तक जाना है अपने को, तो अंडर रूट ऑफ 10,000 निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 10,000 मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मैं अगर 100 तक प्राइम नंबर देखूंगा ना, 100 तक प्राइम नंबर देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इनके परफेक्ट स्क्वायर, इन प्राइम नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और p। इन प्राइम नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो मेरे रिक्वायर्ड नंबर हैं, क्योंकि उनके बस क्या होंगे? 3 फैक्टर होंगे। तो मेरे आंसर में कौन कौन आएगा? जैसे 9 आएगा, 25 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। 4 कैसे आएगा? इसका 1, 2 और 4 3 फैक्टर है। इसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है? अब जैसे आप बोलोगे 36 चेक करो, 36 नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 36 हो गया, इसके तो ज्यादा है, देखो 2 और 18 हो गया, ठीक है, 3 और 12 हो गया, तो इसके तो बहुत ज्यादा है। तो ये वाला नहीं लेना है आपको। कौन सा लेना है? प्राइम नंबर का परफेक्ट स्केल लेना है। 25 के बाद कौन सा आएगा? 749 आएगा, देखो 49 के 3 ही आएंगे, 1 7 49। तो समझ गए? तो 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो वाला प्राइम नंबर देखना पड़ेगा जो 100 या 100 से कम है। 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होते हैं 100 तक, अगर आप प्राइम नंबर्स लिखोगे, ये टर्म याद भी रख सकते हो, और 25 प्राइम नंबर्स आर देयर, वो लिख के देखने पड़ेंगे, मैं अभी उसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ। 25 प्राइम नंबर्स lie between 1 to 100, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 को कुछ भी नहीं कहते। सबको क्लियर हो गया? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इस प्रॉब्लम का आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था इस प्रॉब्लम का।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 71 हो गए थे कल तक, अब 72 कर रहे हैं। ये उसी के ऊपर, उसी के जैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज the number of ways in which the letters of the word person can be placed in squares of the given figures so that no row remains empty is। ठीक है, तो ये आ गया रो 1, रो 2, रो 3। कल एक बार ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन आपने किया हुआ ऑलरेडी, कल भी किया था।
आया किसी का आंसर इसका? 26 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब अपने यहाँ 6 चीजें हैं, हम वही करेंगे जैसे हमने उस टाइम भी किया था कि रो 1 रो 2 रो 3 लिख लेते हैं, कोई भी रो हमारी खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो 26 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर। देखो पहले वाले में क्या है, हम एक काम करते हैं, पहले में सिक्स 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 टोटल है हमारे पास। तो पहले वाले में मैंने वन पुट किया, इसमें दो डब्बे हैं, इसमें दो डब्बे हैं, इसमें चार डब्बे हैं, तो 1 1 4 कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर वन 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 एक कर सकता हूँ मैं, 1 या 2 पहले वाले में डालता हूँ, 2 पहले वाले में डाले, 1 और 3, 2 1 3 हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर इसी का एक स्वैप हो जाएगा 1 2 3 वाला। ठीक है, क्योंकि पहले में 1 आ सकते हैं, दूसरे में 2 आ सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है। और 3 तक आप जा ही नहीं सकते, पहले वाले में या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे, वो दोनों हमने पुट कर दिए। दूसरे वाले में 1 आएंगे 2 आएंगे, वो कर लिए। 3 आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये केसेस बन गए हमारे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे, जब ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये हमारा तीसरा केस हो गया और हमारा फोर्थ केस हो गया। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, 2C1 दो डब्बों में से एक डब्बा सिलेक्ट किया, फिर दो डब्बों में से एक डब्बा सिलेक्ट किया, फिर चार में से चार सिलेक्ट किए, है ना? समझ गए? दो डब्बों में से एक डब्बा, दो डब्बों में से एक डब्बा, चार में से चार, प्लस अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ सारे आइडेंट मतलब ए 6 हैं, फिर लास्ट में उसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो डब्बों से दो डब्बे सिलेक्ट किए, दो डब्बों से एक डब्बा सिलेक्ट किया, चार डब्बों में से तीन डब्बे सिलेक्ट कर लिए। दो डब्बों से थर्ड केसेस में एडिशन होता है, 2C1 इंटू 2C2 इंटू 4C3 प्लस 2C2 इंटू 2C2 इंटू 4C2। ठीक है, तो दिस इंटू समथिंग बनाएंगे हम, डायरेक्ट लिख दो, यहीं पे लिख देते हैं इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि पर्सन है ना, 6 के 6 आइडेंटिकल है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो, 2C1 2 2 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 6 हो गया इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 26 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 26 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर। समझ आ गया होगा सबको, इजी सा था ये। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, पीएनसी में क्या है, बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको हर टाइप, जैसे अब रैंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सम वाला क्वेश्चन है, ये सब की ना टाइप्स हैं, हम सारी टाइप्स कवर कर देंगे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। अब जब आप फाइनली क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये किस टाइप में जा रहे हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको किसी और तरीके से आप बुक्स में देखोगे और बहुत सारे तरीकों से दिया हुआ है। अब वो तो मैं रिसर्च कर चुका हूँ पहले से कि भाई ये इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आपको इसी को फॉलो करना है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो एक मेथड बताया जा रहा है वही फॉलो करना है, उससे आपके हर टाइप, उससे रिलेटेड हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम 73। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक तरीका तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है, और दूसरा मल्टीनोमियल में सीखेंगे। तो अभी मल्टीनोमियल बताया नहीं है, तो पहले जो कॉम्बिनेशन वाला तरीका है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, देखो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 letters can be selected from the letter of the word ineffective. In how many ways 4 letters can be selected from the letter of the word ineffective? How many 4-letter words can be formed using the letter of the word ineffective? ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं इसमें।
In how many ways 4 letters can be selected from the letter of the word ineffective and how many 4 letter word can be formed? अच्छा, सिलेक्शन में और वर्ड फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? सिलेक्शन में तो बस आपको, जैसे मैं बोलता हूँ 10 डिस्टिंक्ट चीजों में से 2 चीजों को सिलेक्ट करो तो 10C2 हो जाएगा, 3 चीजों को बोलूंगा तो 10C3 हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूंगा कि उन 3 अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करके उसको वर्ड भी बनाना है तो वो 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल और आता है। ठीक है, तो ये चीजें हम सबको पता है ऑलरेडी। तो अब इसमें क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने, ये क्योंकि रेपिटेशन है ना तो पहले तो वो लिखते हैं। तो हमारे पास 3 ई हैं, ठीक है, 2 एफ हैं, 2 आई हैं, आई और आई, फिर एक सी है, एक टी है, एक वी है और एक एन है। ठीक है, तो टोटल देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 7 11। ठीक है, तो अब हमने सारे जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं वो सारे लिख लिए हैं। ठीक है, तो एक पार्ट में मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या है, इन हाउ मेनी वेज 4 अल्फाबेट्स कैन बी सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड में अरेंजमेंट नहीं आएगा। और जो दूसरा पार्ट है उसमें है कि भाई सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो यहाँ पे किस टाइप का वर्ड बनेगा वो लिखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन वाला जो ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर यहाँ पर आएगा। और बी पार्ट का है अरेंजमेंट, मतलब वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट्स भी उसमें लेंगे हम। ठीक है, तो देखना आप ध्यान से। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे जो वर्ड बनेगा, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 ई हैं 2 एफ हैं, तो ऐसा वर्ड भी बन सकता है ई ई एफ एफ। तो सबसे पहले ना इसमें केसेस बनाने होते हैं, वो मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा। जो 4 लेटर मैं सिलेक्ट करूंगा या 4 लेटर का जो वर्ड बनाऊंगा उसमें कैसे कैसे बन सकते हैं। या तो चारों के चारों अल्फाबेट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को इसमें। ठीक है, चारों के चारों अल्फाबेट डिफरेंट होंगे। कैसे? आपका वर्ड ऐसा बन जाएगा ई एफ आई सी, या एफ आई सी टी, या आई सी टी वी, एन वी टी आई, ऐसे कुछ भी बन सकता है। उसमें चारों के चारों लेटर क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, पहली चीज। तो इस टाइप का वर्ड बनेगा। दूसरा वर्ड कैसा बनेगा, जिसमें ऐसा होगा कि भाई 3 एक जैसे हो गए, एक अलग हो गया, या 2 एक जैसे हो गए, एक 2 अलग हो गए, ऐसे करके हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो 4 के मैं केसेस बना रहा हूँ। तो 4 वर्ड का अगर मेरे को 4 लेटर का मेरे को या 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चारों डिफरेंट हो जाए। अब चारों डिफरेंट हो जाएं तो कैसे कैसे वर्ड आएंगे इसमें, ई एफ आई सी आएगा, ठीक है, एफ आई सी टी आएगा, इस टाइप के। मैं यहाँ पे थोड़ा से सी टी भी है तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। ऐसे जितने ही बनेंगे वो सब हमें लिखने हैं कि भाई कितने होंगे। ठीक है, तो अच्छा वो लिखते हैं। अब टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनना है, 11 नहीं गिन लेना है इनको, क्योंकि 3 ही तो एक जैसे हैं। अब मेरे को 3 ई से मतलब ही नहीं, मेरे को तो ई से मतलब है। तो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से मैं 4 को सिलेक्ट कर लूंगा, उतने सिलेक्शन के बेस हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? 7C4 कितना होगा, 7C4 इधर लिख देता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5/4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 356, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 7C4 35 आ गया, मतलब इसके 35 वेज आ गए। अच्छा, अरेंजमेंट के कितने वेज आएंगे, 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई, 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि अब मान लो आपके पास एफ आई सी टी है, तो एफ आई सी टी तो खुद 4 फैक्टोरियल से अरेंज होकर वर्ड्स बना देगा। एक बनेगा एफ आई सी टी, एफ आई टी सी, एफ सी टी आई, ऐसे करके जितने भी कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उतने सिलेक्शन के साथ 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला केस हो गया जिसमें चारों के चारों अल्फाबेट क्या थे, डिफरेंट थे। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड पे। सेकंड होगा, हम हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 3 ई भी हैं, तो 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 3 अलाइक और 1 डिफरेंट। देखो 3 अलाइक और 1 डिफरेंट, इसका क्या मतलब हुआ, 3 अलाइक और 1 डिफरेंट का? इसका मतलब हुआ हमारे पास वर्ड कैसा बनेगा, ई ई ई और एफ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि 3 अलाइक बस ई में ही बन सकते हैं। 3 अलाइक जो हैं, 3 अलाइक मतलब 3 एक जैसे, 3 एक जैसे और एक अलग, तो वो और किसी में बनेगा नहीं, वो ट्रिपल ई के साथ ही बनेगा। तो ट्रिपल ई आई, ट्रिपल ई एन, ट्रिपल ई सी, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे इसमें।
ठीक है, इसका मतलब है ये जो 3 अलाइक है ये तो कहाँ से सिलेक्ट होगा, ये बस एक ही ग्रुप में से सिलेक्ट होगा, यहाँ से सिलेक्ट होगा। तो 1C1 से तो वो हो जाएगा, ई सिलेक्ट करना है ना बेटा, ई में तो 3 है ही, तो 1C1 से वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब बाकी आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे, तो 6 में से एक अल्फाबेट और सिलेक्ट कर लो। तो इसको सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए, 6 वेज। अब अरेंज करने कितने वेज होंगे, 1C1 इंटू 6C1 इंटू ये कितने वेज से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। समझ गए, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 4 टोटल टर्म्स हैं और 3 उसमें आइडेंटिकल है। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हो गया, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सबको क्लियर है जो मैंने बताया। सेकंड पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। क्लियर सर। देखो सेकंड पार्ट में मैंने बोला अभी और भी पार्ट्स आएंगे इसके, मैं ना मेरा कंसर्न क्या है कि मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है या लेटर का वर्ड बनाना है, एक ही मतलब है उसका, मतलब या तो चारों के चारों अलग होंगे इनसे बनाने, या तो चारों के चारों अलग होंगे, या दूसरा मैंने आप कौन सा केस बना दिया, 3 एक जैसे और एक अलग, तो 3 एक जैसे एक अलग कैसे बनेगा, ट्रिपल ई एफ बन सकता है। 3 एक जैसे तो ई से तो आएंगे और कहीं से तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इन्हीं को यूज करना है आपको, ऐसा नहीं है कि सी 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 टी बना दो, वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि सी तो एक ही है आपके पास। तो 3 ई एफ बन सकते हैं, 3 ई आई बन सकता है, ऐसे 3 बार ई आ गया और एक आई आ गया, तो 3 ट्रिपल ई आई बन गया, जैसे ये वर्ड बन गया अब आपका। तो इसके साथ ये भी तो आएगा, ई ई आई ई भी तो आएगा, ई आई ई भी आएगा, आई ई ई ये भी तो आएगा, तो ये अरेंजमेंट में ये भी आएंगे। सिलेक्शन में बस हम क्या करेंगे, सिलेक्शन तो करने का मतलब है कितने बनेंगे, अरेंजमेंट नहीं करना है उसमें। तो क्या होगा, 3 ई का एक ग्रुप है, ये पूरा एक ही तो ग्रुप है, इसमें से एक कोई ई कोई सिलेक्ट करना है, तो उसका सिलेक्ट करने का 1 वे हो गया, 1C1। बाकी कितने बचे आपके पास, 6, 1 2 3 4 5 6, उनमें से किसी भी एक अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है, तो 6C1 हो गया। अरेंजमेंट के लिए हमने कर लिया 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं, अब देखो थर्ड केस क्या होगा हमारे पास, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 2 डिफरेंट, ये भी समझ रहे हो। अब इसमें कैसा आएगा, जैसे आएगा एफ एफ आई सी, क्योंकि 2 एफ भी है हमारे पास। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है आई आई सी टी, ऐसा भी आ सकता है ई ई सी एन, ऐसे करके कितने भी बन सकते हैं, तो वो हमें देखने हैं कितने बनेंगे। तो 2 एक जैसे हैं और 2 क्या हैं, डिफरेंट है। अब 2 एक जैसे, 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड कहने का, 2 अलाइक 1 कहने का मतलब है 2 एक जैसे जो हैं वो क्या होंगे, या तो समझ गए ना, एफ एफ होगा या ई ई होगा या आई आई होगा, तो कहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं, वो 3 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप से सिलेक्ट हो सकते हैं। 3 ग्रुप है मेरे पास जिसमें 2 2 एलिमेंट है, 3 ई 2 एफ 2 आई। 3 ई 2 एफ 2 आई है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, 2 अलाइक 2 डिफरेंट में मेरे पास देखो, मेरे को 2 अलाइक सिलेक्ट करना है, 2 अलाइक कहाँ से सिलेक्ट होगा, ई एफ और आई में से, तो 3 में से एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो। इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 ग्रुप थे, इनमें से मैंने कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसमें अब ई भी आ सकता है, एफ एफ भी आ सकता है, आई आई भी आ सकता है। इस ग्रुप में से 2 ई को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल चीजों में से मान लो मेरे पास 3 ई हैं, एक ई सिलेक्ट करना है उसका भी 1 वे है, 2 ई सिलेक्ट करना है उसका भी 1 वे है, 3 ई सिलेक्ट करना है उसका भी 1 वे है। समझ गए, तो 3 ग्रुप में से मैंने कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसमें से 2 एफ या 2 ई या 2 आई सिलेक्ट करने का 1 वे है। बाकी अब कितने बचे, मान लो आपका ई में से 2 ई चले गए, ठीक है, अब कितने अल्फाबेट और बचे, 1 2, अब डिफरेंट चाहिए आपको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए, तो इसमें क्या कर दोगे आप, 62 कर दोगे साथ में। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3C1 इंटू 6C2 इंटू, ये इस टाइप का फॉर्मेट होगा, तो ये कितने वे से अरेंज हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से। बताओ भाई, एक और बच रहा है अभी ना, जैसे क्या हुआ आप देखो, सोचो चारों अलग हो गए, 3 एक जैसे हो गए एक अलग हो गया, 2 एक जैसे हो गए 2 अलग हो गए। अब ऐसा भी बन सकता है 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, इसका मतलब है कुछ इस टाइप का, ई ई एफ एफ आई आई ई ई, इस टाइप का भी तो वर्ड बन सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो वर्ड है, इसमें तो ये सी टी वी एन आएंगे नहीं, तो 3 ग्रुप हैं उनमें से 2 ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, 3C2, उनमें से 2 ई और 2 एफ को सिलेक्ट करने का, या 2 आई 2 ई सिलेक्ट करने का 1 1 वे है।
ठीक है, ये कितने वे से अरेंज हो जाएंगे 3c2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ, एक बार रिपीट करूंगा, अभी रुक जाओ, पहले एक बार सब लोग देख लो। अब क्या होगा, ये टोटल केसेस हो गए। अभी केसेस आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आपने सारे लिख दिए कि नहीं लिख दिए, वो आपको ना जैसे इस टाइप के और क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे ऐसे हैं, पैकेज में भी क्वेश्चन हैं। तो इस केस में तो ऐसा था कि हमारे पास, देखो मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है। अब 4 के केस में तो यही बन सकते हैं। जब 5 का आएगा तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा 5 के केस में क्या हो सकता है। सोचो 5 के केस में क्या होगा, पांचों डिफरेंट होंगे। एक पॉसिबल केस ये बनेगा, पांचों डिफरेंट। फिर क्या होगा, फिर ऐसे करो, 4 ऐसे सोचा करो, एक कम करो, 4 डिफरेंट एक अलग। तो 4 डिफरेंट और एक सेम, सॉरी 4 डिफरेंट एक अलग। एक अलग तो हो ही नहीं सकता ना, एक अलग नहीं हो सकता, अलग तो कम से कम 2 होंगे। तो इसका मतलब 4 डिफरेंट एक अलग वाला तो बनेगा नहीं। फिर क्या होगा, 3 डिफरेंट 2 अलग बन सकता है, हाँ बन सकता है। 3 डिफरेंट 2 अलग बन सकता है, 3 अलग 2 अलग बन सकता है। 3 अलग 2 अलग कहने का मतलब है 3e और 2f ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके कम करते रहो और फिर उस पर सोचो। ठीक है, फिर जैसे आपने 3 अलग 2 डिफरेंट करना पड़ेगा। अब 3 2 के कॉम्बिनेशन में 3 डिफरेंट 2 अलग ये बनेगा। ठीक है, 3 अलाइक ऑफ वन काइंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड ये बनेगा। ठीक है, फिर 3 अलाइक और 2 डिफरेंट ये बनेगा। ऐसे कर करके आप चलोगे तो आपके सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अगर केस मिस कर देते तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या था, जैसे अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे पास 4 लेटर का वर्ड बना दो तो 4 डिफरेंट बनेंगे। अब मैंने सोचा 4 डिफरेंट, फिर 3 डिफरेंट एक अलाइक तो बनेगा नहीं। फिर क्या बनेंगे, 2 डिफरेंट वाले केस आएंगे। तो 2 डिफरेंट वाले में क्या आया, 2 डिफरेंट 2 अलाइक, फिर उसके साथ ही आ गया 2 अलाइक 2 अलाइक, फिर एक डिफरेंट 3 अलाइक। बस ये केसेस बनेंगे, तो हमने सारे लिख लिए। अब 4 डिफरेंट में क्या होगा, हमारे पास 7 अल्फाबेट्स हैं, 7c4 सिंपल है। ठीक है, 3 अलाइक में क्या होगा, एक ही ग्रुप है जिससे 3 अलाइक आ सकते हैं, तो 1c1 कर दिया। बाकी बचे हमारे पास 6, उसमें से एक हमने सिलेक्ट कर लिया, तो डिफरेंट के लिए आ जाएगा। अरेंजमेंट के लिए इसको कितने वे से अरेंज कर देंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 2 अलाइक 2 डिफरेंट का मतलब हो गया कि मेरे को 2f, जैसे ऐसा चाहिए 2fic 2ecn ऐसे करके। ठीक है, अब 2 अलाइक मेरे किस में से आ सकते हैं, किस ग्रुप में से 2 अलाइक आ सकते हैं, इस ग्रुप में से भी आ सकते हैं, इस ग्रुप में से भी आ सकते हैं, इस ग्रुप में से भी आ सकते हैं। तो मेरे पास कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में मेरे को क्या करना है, एक ग्रुप सिलेक्ट करना है 2 अलाइक के लिए, तो 3c1 कर दिया। तो समझ गए ना, 3 ग्रुप में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है अलाइक के लिए, तो क्या कर दिया, 3c1 कर दिया। तो उसमें से क्या हो गया, एक ग्रुप सिलेक्ट हो गया एफ का। अब बाकी आपको डिफरेंट, तो मान लो ई सिलेक्ट हो गया, तो अब आप क्या, या एफ सिलेक्ट हो गया, मान लो एफ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 एफ चूज कर लिए हैं। तो 2 एफ चूज करने कितना वेज हो गया, 2 एफ भी हो सकते हैं, 2 आई भी हो सकते हैं, 2 ई भी हो सकते हैं, इसलिए 3c1 किया। तो 3 में से एक सिलेक्ट करेंगे ना, कोई भी ग्रुप, मान लो एफ सिलेक्ट हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, जो डिफरेंट बनाना है आपको, वो तो ई आई भी आ सकता है, वो आई सी भी आ सकता है, ई टी भी आ सकता है, सी टी भी आ सकता है। तो कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से आपको 2 करने पड़ेंगे, तो हमने 6 में से 2 सिलेक्ट कर लिए। अब इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, ये कितने वेज से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज से, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 2 अलाइक ऑफ वन काइंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड का क्या मतलब हुआ, हमारे को इस टाइप का चाहिए, ई ई एफ एफ आई आई ई ई इस टाइप का चाहिए। तो हमारे पास 3 ही हैं जिसमें से हम 2 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, ई एफ आई। तो 3 में से 2 सिलेक्ट कर लिया, 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। अब उन 2 ग्रुप में से एक को सिलेक्ट करना है, 2 ई को सिलेक्ट करना है, उसका भी 1 वे है, 2 एफ को भी सिलेक्ट करने का 1 वे। ठीक है, फिर इसको अरेंज करने के कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनका सबका टोटल करोगे तो ये वाली वैल्यू 89 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू 1422 आ जाएगी। वो मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लेंगे। तो ये ए पार्ट का आंसर है और ये बी पार्ट का आंसर है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ। सबको क्लियर है, तो ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो ऐसे अभी भी हैं बहुत सारे, करेंगे वो। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी देर से हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, 1-2 दिन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर परमुटेशन। देखो अब समझना सब लोग ध्यान से, सर्कुलर परमुटेशन। अच्छा, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम एक लाइन में, परमुटेशन में क्या करते हैं, एक लाइन में अरेंज करते हैं चीजों को। सर्कुलर परमुटेशन में क्या है, हम एक सर्कल पे अरेंज करेंगे चीजों को। ठीक है। लीनियर परमुटेशन का मतलब, या परमुटेशन का मतलब होता है एक लाइन में अरेंज करना। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब हो गया ग्राउंड टेबल है आपके पास, आप उस पे चीजों को अरेंज कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट होता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे आपके पास तीन तीन टर्म से लेकर चलते हैं, एबीसी से लेकर चलता हूं मैं। तो एबीसी के लीनियर अरेंजमेंट आप सबको पता ही है। एबीसी होता है, फिर एसीबी होता है, फिर बीएसी होता है, फिर बीसीए होता है, फिर सीएबी होता है और सीबीए होता है। तो टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 3 फैक्टोरियल, ये 6 वेज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना एक बार ध्यान से। अभी मैं इसको सर्कल पे नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो ए बी सी जो है मेरे पास, ए बी सी अगर मैं एक सर्कल पे प्लेस करता हूँ। अब सर्कल की अच्छी बात क्या होती है कि उस पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सर्कल के ऊपर या राउंड टेबल के ऊपर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। बट एक लाइन में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। उसके कारण वो अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे अगर मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, और बी यहाँ पे लिख दिया, सी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ए बी सी लिखा हुआ है ना, ये वाला पैटर्न, और अभी देखना मैं एक और बता रहा हूँ, और ये वाला पैटर्न, और ये वाला पैटर्न, ये तीनों पैटर्न सेम ही है। कैसे देखो, एबीसी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था तो एबीसी आ रहा है इसमें, इस डायरेक्शन में देखो एबीसी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बीसीए, इधर से देखो, अब इधर से स्टार्ट करो, बीसीए, ये भी सेम ही आ रहा है। सीएबी, सीएबी भी सेम ही आ रहा है। देख रहे हो, तो ये तीन पैटर्न आपके सेम हो गए। एबीसी, बीसीए, सीएबी सेम हो गए। अब दूसरा पैटर्न देखो, एसीबी वाला, ए सी बी। ऐसे नहीं करना है, एसी भी उल्टा लिख दिया फिर तो वो सेम ही हो जाएगा इसके साथ। अब ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे, ये एबीसी है और ये एसीबी है, साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका एबीसी है क्लॉकवाइज में, एसीबी है, तो ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब आपकी ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम हो गए। क्योंकि एक बार क्या होगा, वो ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट कर लो, एक बार बी से स्टार्ट कर लो, एक बार सी से स्टार्ट कर लो, तीनों में सेम ही तो आएगा। तो आप ये वाला पैटर्न देखो क्या बन रहा है, इधर से ए से स्टार्ट करोगे ए सी बी, ये बन गया। इधर बी से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, बी ए सी, तो ये बन गया बी ए सी, ये बन गया बी ए सी। यहाँ से सी से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, सी ए सी बी ए, तो ये बन गया। ये तीनों आपके सेम हो गए। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, जितनी टोटल टर्म्स होंगी अगर सारी की सारी डिस्टिंक्ट हैं, तो वो अब आपके टोटल अरेंजमेंट को क्या करेगा, कम कर देगा। अब 6 से आपके अरेंजमेंट आके गिर गए 2 के ऊपर, 6 से किस पे आगे गिर गए, 3 फैक्टोरियल से कितने पे आ गए, 2 पे आ गए ना। क्यों 2 पर आ गए, क्योंकि आपके 3 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट्स हैं वो 3 से डिवाइड होंगे। अब 3 से क्यों डिवाइड होंगे, क्योंकि 3 की जगह पे 1 आ गया। दूसरे में भी क्या हुआ, 3 की जगह पे 1 आ गया, तो इसलिए वो 3 से डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है। तो इस केस में हमारा बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो तीन चीजों के लिए, तीन डिस्टिंक्ट चीजों के लिए अगर मैं बोलता हूँ सर्कुलर परमुटेशन कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली n माइनस वन फैक्टोरियल बन जाता है। याद रखने के लिए हम n फैक्टोरियल बाय n से भी याद रख सकते हैं, या n माइनस वन फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स reduces by n times in circular arrangement, and hence
number of circular permutations of n distinct things taken all at a time, मतलब n की n चीजों को अगर देखोगे आप, ठीक है, ऑन अ सर्कल, मतलब सर्कुलर परमुटेशन लिख दिया है तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। तो आप जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बात सबको समझ आई कि नहीं समझ आई? ऑल क्लियर करो एक बार, फिर इसके आगे बताता हूँ। इसके साथ एक स्टेटमेंट हमें और लिखनी पड़ेगी, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are considered different। if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered different। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से। अब जैसे सर्कल पे एक चीज क्या होती है, दो साइड, मतलब सर्कल के लिए भी दो वेज हैं लिखने के ना। एक तो आपका हो गया क्लॉकवाइज, अगर आप, हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था एंगल मेजरमेंट कि एक डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं अब आपको ये बोल दूं कि भाई तीन चीजें हैं, तीनों को बताओ सर्कल पे कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे टू फैक्टोरियल से। अब मैं बोलूं कि भाई एक चीज और कर इसमें कि सर्कल पे अरेंज तो करना है बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग नहीं मानना है, उसको क्या करना है, सेम मानना है। तो अब जैसे एबीसी देखोगे तो ये अभी एबीसी किस डायरेक्शन में है, ये एबीसी मेरा किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इधर अगर आप देखोगे तो एबीसी किस डायरेक्शन में, इधर से अगर आप एबीसी देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एबीसी ही है, अरे सर्कल के ऊपर तो बैठा तो एबीसी है, बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अभी इस केस में हम क्या मान रहे हैं, डिफरेंट मान रहे हैं। अगर वो सेम मानेंगे तो 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड होगा, क्योंकि आप उन दोनों चीजों को सेम मान रहे हो। तो वो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कैसे देखा था, अगर आप अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैसे देखा था। अब जैसे एबीसी है ना, तो मैं ये मन में सोच रहा था, अच्छा एबीसी है, तो मैंने ऐसे मन में ऐसे सर्कल से बना लिया एबीसी, जैसे आई जे के में बनाते हैं हम लोग, आई क्रॉस जे। आपको पता होगा ना, ऐसे करते थे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो आई कैप आता है इधर, जे कैप आता है इधर, के कैप आता है। तो आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, ऐसा। तो अब मैंने ये सोच लिया एबीसी मेरा साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए, तो एबीसी इस वाले में साइक्लिक ऑर्डर में, इसमें भी देखो, अगर आप सर्कल में बैठाओगे तो इधर से घूमोगे ना, तो एबीसी आपका साइक्लिक ऑर्डर में। नीचे वाले में देखो, बीच से स्टार्ट करो, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में तो है। इसमें देखो, इसमें अगर स्टार्ट करोगे ए से तो एसी भी बन रहा है, तो एबीसी नहीं है। बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में सोचोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ए से फिर आपको घूम के जाना है तो एबीसी बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे देख सकते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं नॉर्मल, जब उसने कुछ भी आपको नहीं बोला है तो आपको नॉर्मली तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट लेके चलना है। वैसे वो कुछ क्वेश्चन में बताएगा नहीं, ठीक है, वो कहां पर हमें सेम लेके चलना है मैं वो बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लो आपके पास, अब मैंने मतलब क्वेश्चन दिया और मैंने आपको बोला कि भाई तेरे को क्या करना है ना, अब जैसे ये सोचना है कि भाई किस में वो सेम रहेगा। अब जैसे मान लो एक आपके पास माला है, गार्लैंड बोलते हैं जिसको, नेकलेस भी बोल सकते हो, गार्लैंड हो गया, नेकलेस हो गया, इस टाइप का है ना कुछ है। अब उसमें मैंने बोला कि भाई तूने क्या किया, तूने एक डायमंड डाल दिया उसमें, ठीक है, से हमने ऐसा इस टाइप का डायमंड डाल दिया, ठीक है। एक तूने गोल्ड का कुछ डाल दिया है और एक तूने सिल्वर, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, ठीक है। अब अगर आप गार्लैंड को पकड़ोगे तो गार्लैंड में देखो आप, तो डायमंड गोल्ड सिल्वर ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन से देखोगे गार्लैंड को, मतलब ये ऐसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड वाला फीस है जिसपे DGS लिखा हुआ है, आप उसको फ्रंट साइड से देख रहे हो,
तो आपको कैसे दिखेगा, डीजीएस दिखेगा। अगर आप इसको बैक साइड से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, डीएसजी दिखेगा। तो एक आपको दिख रहा है डीजीएस और बैक साइड से देखोगे तो वो डीएसजी दिखेगा। बट ये दोनों है तो सेम, अलग तो है नहीं, अरेंजमेंट तो एक ही है। आपने इसको दोनों डायरेक्शन से देखा, पहली डायरेक्शन से आपको क्या दिखा, डीजीएस दिख गया। आप समझ रहे हो, मान लो एक गार्लैंड है, आप उसको फ्रंट फेस से देख रहे हो तो आपको डीजीएस दिखेगा। आप उसको उल्टा करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्लॉक। देखो एक डायरेक्शन देखनी है, मतलब ऐसे नहीं सर मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, सेम नहीं दिखेगा। अगर आप इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या दिखेगा, डीजीएस। उधर से देखोगे तो उधर से क्लॉकवाइज क्या दिखेगा आपको, डीएसजी तो दिखेगा। बट है तो क्या ये सेम ही तो है, एक ही तो नेकलेस है, दो थोड़ी है। तो जो नेकलेस होता है, गार्लैंड होता है, गार्लैंड जैसे माला जो नेता वेता पहनते हैं उनको पहनाते हैं हम लोग, तो गार्लैंड हो गया, नेकलेस हो गया। और कुछ केसेस में आपको खुद से सोचना पड़ेगा, मैं सब चीजें तो बताऊंगा नहीं यहाँ पे। तो नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, तो उन सब में क्या होगा कि आपको खुद से मान लेना है कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं है, ये तो सेम अरेंजमेंट लेंगे। इसमें समझ आ रहा है सबको कि नहीं समझ आ रहा है कि सेम क्यों हो रहा है, वो डीजीएस और डीएसजी सेम ही तो है, क्योंकि नेकलेस तो एक ही है। अब आप अपनी साइड बदल बदल के देखे जा रहे हो तो उसमें तो भाई आपकी गलती है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इफ एंटी, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज circular permutations are considered to be same, then it is n minus 1 factorial divided by 2 factorial। एक स्टेटमेंट ही हो गया हमारे पास। क्लियर है सबको, ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं, जिसमें हो सकता है, अभी हम क्या कर रहे थे, एन के एन चीजों को सर्कल पे अरेंज कर रहे थे। सो नंबर ऑफ circular permutations of n different things taken r at a time। अब मैंने क्या बोला कि भाई n चीजें हैं। देखो अब आपको ये तो खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस लेना है कि नहीं लेना है। अगर मैं अभी इन जनरल बोल रहा हूँ तो इन जनरल तो सर्कल पे बैठाएंगे तो उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को डिफरेंट ही मानेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे गार्लैंड वाले केस आएंगे, नेकलेस वाले केस आएंगे, और कुछ केसेस में आपको उसको 2 फैक्टोरियल से एडिशनल डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट मान रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। तो इसका क्या मतलब है, n में से r चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। n में से r को ही लेना है ना, तो n में से r चीजों को सिलेक्ट करके एक सर्कल पे बैठाना है। तो क्या करोगे, ncr से पहले r चीज सिलेक्ट करिए, फिर सर्कल पे बैठाओगे तो r फैक्टोरियल को r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ncr इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम करते हैं। इतनी सी थ्योरी है इसकी, बाकी आपको ना जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिमाग बिठाना पड़ेगा। तो अभी हमारे कितने हो गए थे,
तो ये छोटा सा टॉपिक है 73 74, बट इसमें आप क्या है ना, टॉपिक बहुत छोटा सा है, बट आप समझ लो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं उन सबको आप सर्कल पे बना सकते हो। अब बस आपको लास्ट में क्या लिख देना है भाई, सर्कुलर परमुटेशन लगाओ। 74 देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ना, सब लोग करना जल्दी से और चैट बॉक्स में आंसर बताना। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 5 girls be seated at a round table so that no two girls are together? In how many ways can 5 boys and 5 girls be seated at a round table so that no two girls are together? बाकी बच्चे बताओ, अवनी ने लिख दिया आंसर, अभी मैं बाकी सब कर लो फिर मैं बताता हूँ सही है गलत है। नवदीप आपके पास माइक है तो बोलो एक बार, कैसे आया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल? नवदीप, तनीषा गोयल बेटा आप बताओ 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे आया? सर हमने ऐसे मान लिया कि जैसे एक सर्कल है उसमें 5 बॉयज बैठे हैं तो उनको हम 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं और बीच में 5 जगह है वहां पे वो गर्ल्स बैठ जाएंगी और वो गर्ल्स भी 4 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, देखो अब इसमें गलती है, क्या गलती है वो देखते हैं। पहले आपने जब बॉयज को बिठाया बेटा B1 B2 B3 B4 B5 सब इधर ध्यान दो। अब बॉयज जब बैठे तो वो एक प्लेन सर्कल पे बैठे, ठीक है, तो प्लेन सर्कल पे बैठे इसमें मतलब कोई कुछ बैठा नहीं हुआ था, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं था, कोई फाइनल पॉइंट नहीं था। तो जब बॉयज को जब आपने उनको सर्कल पे बिठाया तो बॉयज के अरेंजमेंट तो आ जाएंगे 5 - 1 फैक्टोरियल, समझ गए, क्योंकि ये सर्कल पे बैठे हैं जो कि एकदम ब्लैंक है। बट जब आप गर्ल्स को बिठाओगे तो गर्ल्स के लिए तो डिफरेंट हो गया आप कहानी। गर्ल्स को आपको कहाँ पे बिठाना है, गैप पे बिठाना है। गर्ल्स के लिए कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5। अब देखना एक बार मैं बता रहा हूँ क्यों मेरे को पता चला कि क्यों आपका गलत हो रहा है। तो 5 में से हम 5 सिलेक्ट कर लेंगे पोजीशंस। उमंग 6 पोजीशंस ही नहीं, अपने पास तो 5 पोजीशन है ना। उमंग ने जैसे 6 लिखा हुआ है तो हो सकता है उसने ये सोचा कि 5 चीजें हैं तो 6 गैप होंगे, वो तो लाइन में होते हैं। अब ये सर्कल है तो इस पे क्या होगा, अगर 5 चीजें पड़ी हैं तो 5 ही गैप जनरेट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 ही गैप जनरेट हुए। अब 5 गैप में जब आप गर्ल्स को बैठाओगे, अब देखना एक बार सब लोग, G1 G2 G3 G4 G5, ये मेरा एक अरेंजमेंट है, ठीक है। मैं इसमें 4 फैक्टोरियल तब मल्टीप्लाई करता अगर G1 G2 G3 G4 G5 जो है और यहाँ पे मेरा ऐसा आ जाए, ब्लू से लिखता हूँ इसको, ठीक है, देखना एक बार, G1 G2 G3 G4 G5, अगर मैं इन दोनों को सेम मान रहा होता ना, जो मैंने एक ब्लैक से लिखा हुआ है गर्ल्स का अरेंजमेंट और एक ब्लू से लिखा हुआ है गर्ल्स का अरेंजमेंट, तो मैं 4 फैक्टोरियल करता। बट देखो ये दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या है, पहले वाले में G1 जो है वो B1 B2 के बीच में है, दूसरे वाले में G1 क्या है B2 B3 के बीच में है, तो इसके जो अरेंजमेंट होंगे वो 4 फैक्टोरियल वे से नहीं आएंगे, इसमें तो अलग ही हो गया ना। इसमें तो क्या होगा, पांचों की पांचों अरेंज होंगी, इसलिए इस केस में क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5, मतलब जो लॉजिकली हमें लिखना चाहिए। 4 फैक्टोरियल लिखने का मतलब पता है क्या हुआ, ऑर्डर में मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि पहले तो मैंने क्या किया, बॉयज को बैठा दिया और वो 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए, फिर 5 गैप जनरेट हुए, उन पांचों को सिलेक्ट किया और लड़कियों को जब बिठाएंगे तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। तो आंसर शुड बी 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आगे बात सबको समझ में? कोई देखो सर्कल अगर ब्लैंक है तो उस पे तो अरेंजमेंट सर्कुलर परम्यूटेशन से होगा। देखो दोबारा सुनो मेरी बात, हाँ चलो मैं बताता हूँ। पहले क्या था, हमारे पास एक सर्कल खाली था, उस पे मैंने क्या किया, बॉयज को बैठाया। अब जो खाली सर्कल है उस पे जब आप बॉयज को बैठाओगे, 5 बॉयज कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। तो हमने बॉयज ये लिखा हुआ है हमने बॉयज के लिए। फिर जब 5 बॉयज को बिठाया तो आपके पास गैप जनरेट हो गया, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप। तो वो 5 में से 5 गैप सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जब आप लड़कियों को बैठाओगे तो लड़कियां 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अब तो आपके हर हर पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट अब सेम, मतलब वो नहीं रहा ना, इनिशियल पॉइंट आपका ऐसा थोड़ी रहा कि कोई भी इनिशियल पॉइंट आपका बन सकता है। अब तो अगर मान लो जैसे मैंने अब G1 G2 G3 G4 G5 लिखा हुआ है, तो ये एक अरेंजमेंट है मेरा गर्ल्स का, जो B1 जो B1 B2 के बीच में एक G1 आ रही है। फिर मान लो मैंने G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो मैंने पहले ब्लैक से लिखा हुआ है और जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, ये दोनों अब डिफरेंट होंगे, यहाँ पे सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो G1 है वो कहां पर आ रही है, B1 B2 के बीच में आ रही है। यहाँ पे G1 किसके बीच में आ रही है, B2 B3 के बीच में आ रही है। यहाँ पे G2 B2 B3 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे G2 B3 B4 के बीच में आ रहा है। तो ये अलग अरेंजमेंट हो गया ना। अगर G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है, अब G1 G2 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, G5 G2 G5 G1 G2 G3 G4, ये दोनों अगर सेम हो रहे होते तभी तो ऐसा होता 4 फैक्टोरियल आता। बट ये दोनों तो अब इस केस में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो भाई अभी भी समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं तो आप एक काम करना, इसको लिख के देखना, लिख के देखोगे तो आपको समझ आएगा। जिसमें आपको लिख के क्लियरली तो बता रहा हूँ, समझ आना चाहिए वैसे। जब आपका कोई भी एक सर्कुलर टेबल है जिसपे कोई भी इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो, इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तब वो n-1 फैक्टोरियल होगा। बट अगर मैं कोई एक इनिशियल पॉइंट रख देता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में वो फिर n-1 फैक्टोरियल नहीं रहेगा, वो तो फिर लीनियर अरेंजमेंट हो गया। अगर आपने इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया है फिर तो वो लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, बाकी विद टाइम आपको और क्लियर होगा, घबराओ नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन ही था इसका सर्कुलर फॉर्मेशन का। प्रॉब्लम 75 पे आते हैं, अब देखते हैं कौन बता है। Number of ways in which 8 persons can be seated on a round table so that two particular persons are never together. Seven factorial minus 6 factorial by 2 factorial. बेटा एक बार टाइप करो।
सबके अलग अलग से आंसर आ रहे हैं। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। देखो इधर ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर persons आर नेवर टुगेदर। ठीक है, अब 2 लोग मेरे पास एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो मान लेते हैं 2 पर्टिकुलर को कभी भी सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं 8 में से 2 लोग हैं ए और बी, इनको मेरे को एक साथ नहीं बैठाना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं अब। ठीक है, तो पहला केस तो क्या होगा कि आप क्या करो, गैप लगाओ, 6 बैठा दो पहले। तो आपने 1 2 3 4 5 6 पीपल को बैठा दिया। अब जब 6 पीपल बैठाए तो वो एक प्लेन टेबल पे बैठे, सर्कुलर टेबल पे। कितने वे से अरेंज होंगे वो? 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, क्योंकि सर्कल पे अब 6 गैप बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से मैं 2 सिलेक्ट करूंगा। अब ये जो ए बी है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। मान लो अगर ए बी इधर आएगा तो अलग बात है, बी ए इधर आएगा तो अलग बात है। तो ये इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, जैसा गैप मेथड से अगर हम करते हैं। तो इसी का मेथड 2 जो है, वो जैसे विधि बता रही है, उसने क्या किया है, उसने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जब वो दोनों टुगेदर होंगे। ठीक है, तो मेथड 1 लिख देते हैं इसको। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल में से वो केसेस माइनस कर दो व्हेन ए एंड बी आर टुगेदर। ठीक है, तो अब देखना टोटल कितने होंगे, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो सर्कल पे बैठाओगे कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल। अब इसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो, वो वाले केसेस माइनस कर दो जिसमें ए और बी टुगेदर हैं। बट जब ए और बी टुगेदर हैं बेटा, तो आपको ना ए और बी को क्या करना पड़ेगा, एक डब्बे में डालना पड़ेगा। तो आप ए और बी को एक डब्बे में डाल दो। ठीक है, तो मान लो मैंने ए और बी को एक बॉक्स जो स्ट्रिंग बनाते थे हम, स्ट्रिंग में डाल दिया। बाकी अब कितने लोग बचे, 6 लोग और बचे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 7 हो गए। अरेंज करने के लिए कितने आएंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। तो इसमें डिवाइड में नहीं आएगा बेटा, इंटू में आएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे, आप चेक कर सकते हो। चेक करें, ये क्या बनेगा आपके पास, देखो ये बनेगा 6 इंटू 5/2। तो ये 6 इंटू 5/2, सो 5 फैक्टोरियल। तो ये बन रहा है 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, आंसर बन रहा है हमारा। ठीक है, इधर देखते हैं, ये सेम आ रहा है। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालोगे तो इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 6 फैक्टोरियल इंटू 5 बन रहा है। तो दिस इज द आंसर। आगे बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको नहीं समझ आया वो नोट्स देखना या रिकॉर्डिंग देखना। इसकी इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है अभी। प्रॉब्लम 76। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स of different colors, how many garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different color? Out of 10 different flowers, out of 10 flowers of different colors, out of 10 flowers of different colors, how many garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different color? बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है?
आगे लोग निकालो। हाँ ठीक आ रहा है, काफी बच्चों का सही है। 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सिंपल है भाई, 10 में से आपको 6 फ्लावर सिलेक्ट करने हैं, डिफरेंट कलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 में 6 सिलेक्ट करेंगे। बट गार्लैंड बना रहे हो इसलिए क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, तो 6 को सर्कल पे बिठाओगे 5 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 77। ये जेई का प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternatively a particular boy B1 and girl G1 are never adjacent to each other in any arrangements. Number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated on a round table alternatively. तो 5 boys हैं 5 girls हैं, इनको alternatively बैठाना है। पहली चीज ऑल्टरनेटिवली समझते हो, मतलब ऐसा होना चाहिए एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, ठीक है। एंड इफ अ पर्टिकुलर बॉय B1 एंड G1 आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर, और उसमें एक चीज और मेक श्योर करनी है कि B1 G1 एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, बताओ इसका आंसर लिखो। पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है फैक्टोरियल में छोड़ सकते हो। अभी तक किसी का सही नहीं है। आप इसमें से ऐसा करो, टोटल में से वो केसेस माइनस करो जिसमें B1 G1 टुगेदर है। टोटल में से वो केसेस माइनस करो जिसमें B1 G1 टुगेदर है। गैप नहीं लग पाएगा इस पे, क्योंकि ना इसमें मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि B1 G1 ऑल्टरनेट बैठाना है ना। Five factorial into 4 factorial minus 4 factorial 4 factorial.
नहीं बेटा, उमंग का सही है। खुशी का भी सही है। देखो बताता हूँ मैं, देखो आपको क्या करना है, पहले ऑल्टरनेट बिठाना है ना, तो हम एक काम करते हैं, मैंने ऐसे किया, जो हमारे रिक्वायर्ड वेज हैं दैट इज टोटल अरेंजमेंट, जिसमें B1 G1 सब एक जितने भी सारे बन सकते हैं, माइनस वेज व्हेन B1 G1 आर टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो वाले वेज आ जाएंगे जिसमें B1 G1 टुगेदर नहीं होंगे। अब B1 G1 भी हो सकता है, G1 B1 भी तो हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेट बैठाना है ना, तो उसमें B1 G1 और G1 B1 दोनों को आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल देखते हैं पहले, सबसे पहले ना, तो हमारे पास जैसे एक सर्कल है, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, पहले तो ऑल्टरनेट बैठाते हैं, तो पहले बॉयज को बैठा दो या गर्ल्स को बैठा दो, एक ही बात है, B1 B2 B3 B4 B5। तो बॉयज को बैठाने कितने वेज हो गए, 4 फैक्टोरियल। कितने गैप बच गए हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5, पांचों गैप में ही गर्ल्स को बैठाना है, तो 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल वेज से वो अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस, अब इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा बैठेगा जैसे B1 G1 G2 G3 G4 G5 ऐसा, तो इसके सारे अरेंजमेंट आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें B1 G1 को जो टुगेदर है वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कौन से केसेस सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिसमें B1 G1 टुगेदर होंगे। तो मैंने क्या किया, B1 G1 बिठाई नहीं मैंने, B2 B3 B4 और B5 को बिठा दिया, और G2 G3 G4 और G5 को बिठा दिया। B2 B3 B4 और B5, G2 G3 और G4 और G5, ठीक है। तो अब इनको बैठाएंगे, तो पहले मैंने B2 B3 B4 B5 को बैठाया था, तो वो कितने वे से बैठेंगे, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हुआ, 4 गैप हुए, चारों गैप्स में गर्ल्स को बैठाना है, तो वो कितने वे से हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, अब मेरे को B1 G1 को बैठाना है और एक साथ बैठाना है, तो अब देखो कितने गैप्स हैं, यहाँ पे अगर मैं बैठाता हूँ, यहाँ पे क्या बैठ सकता है, यहाँ पे B1 G1 बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है इस गैप में, तो क्या है, ऑल्टरनेट ही तो रहेगा। ऑल्टरनेट समझते हो, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसा एक बॉय एक गर्ल ऐसे बैठा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो G आएगा, फिर B आएगा और G आ जाएगा, गर्ल आया फिर बॉय आया, फिर गर्ल आया फिर बॉय आया। अच्छा, इसमें मैं G1 B1 नहीं बैठा सकता हूँ, क्योंकि फिर गर्ल गर्ल बॉय बॉय हो जाएगा, वो तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा, हमें ऑल्टरनेट करना है। तो ठीक है, इस गैप में मतलब पॉसिबल है B1 G1 एक वे हो गया, इस गैप में G1 B1 पॉसिबल है, भाई इस गैप में क्या आएगा, B2 G1 B1 G2। ठीक है, इस गैप में कौन पॉसिबल हो जाएगा, B1 G1 पॉसिबल है, इस गैप में कौन पॉसिबल हो जाएगा, G1 B1 पॉसिबल है। तो आपको समझ आ रहा है कि हर गैप में हम B1 G1 को बैठा सकते हैं। तो कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वे से हम B1 G1 को बैठा सकते हैं। अरेंज नहीं कर सकते, उनको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो G1 B1 भी आ जाएगा उस जगह पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी बनेगी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस ये बन गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8, और सिंप्लीफाई इसको आप कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो भाई किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अच्छा एक पैकेज में क्वेश्चन है, कुमकुम ने मुझे भेजा था, मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें शायद ये था सिंपलटन, सिंपलटन इसको देखो, अगर मैं बोलता हूँ, सुनो एक बार सब लोग ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालो, तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आंसर आएंगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से सब लोग,
अगर मैं बोलता हूँ सिंपल पैकेज के क्वेश्चन है, सिंपलटन वन वर्ड के अरेंजमेंट्स निकालो तो 9 फैक्टोरियल आएंगे। बट अगर मैं बोलूंगा रीअरेंजमेंट्स निकालो ना, रीअरेंजमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई अब इसको रीअरेंज करना है आपको, तो वो 9 फैक्टोरियल -1 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल -1 क्यों होगा? क्योंकि उसमें ये वाला वर्ड नहीं लेना है ना, टोटल तो 9 फैक्टोरियल आएंगे, बट उसमें से इस वाले वर्ड को हटा देना है, क्योंकि ये वाला वर्ड तो रीअरेंज नहीं हुआ ना, ये तो अरेंज ही, ये तो एज इट इज ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका डाउट था तो मेरे को अभी स्ट्राइक किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है कुमकुम, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखो क्लियर हो गया आपको आपका डाउट। सिंपलटन के टोटल अरेंजमेंट्स 9 फैक्टोरियल हैं, बट रीअरेंज करने का क्या मतलब है कि आपने इस वर्ड को नहीं लेना है, क्योंकि ये वर्ड तो एज इट इज ही पड़ा हुआ है। कितने कितने और रीअरेंजमेंट्स बन सकते हैं, मतलब कितने और नए अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो नए अरेंजमेंट में इसको एक हटेगा ये, इसलिए वो 9 फैक्टोरियल -1 आता है उसका आंसर। ठीक है, चलो अब 78 पे आते हैं, प्रॉब्लम 78। देखो 20 persons were invited for a party. The number of ways in which they and host can be seated at a circular table such that two particular persons are to be seated on either side of host is। बताओ भाई। अब देखो टोटल जो 21 लोग हो जाएंगे, ठीक है, 20 तो इनवाइटेड फॉर अ पार्टी है और देयर इज अ वन होस्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे एंड अ होस्ट, तो होस्ट होगा जो मतलब पार्टी अरेंज कर रहा है। ठीक है, विधि अवनी दोनों का सही है। देखो क्या करना है आपको, 20 लोग हैं और एक होस्ट है ना, तो होस्ट के बगल में 2 लोगों को बैठना है, मान लेते हैं और भी, क्योंकि वो पर्टिकुलर लोग हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। टोटल अब हमारे पास सर्कल पे कितने लोग और बचेंगे? 18 लोग और बचेंगे। बात समझ आ रही है सबको? तो ए होस्ट के बगल में ए और बी बैठेंगे और टोटल 18 लोग और हुए, तो इसको अब एक स्ट्रिंग मान लेंगे, तो एक बॉक्स मान लिया, 18 और 1 19, 19 पीपल ऑन सर्कल कैन बी अरेंज्ड इन 18 फैक्टोरियल वेज। फिर होस्ट के बगल में ए और बी है, तो ए और बी भी हो सकता है और बी एच ए भी तो बैठ सकता है, होस्ट बीच में बैठेगा, तो ए और बी आपस में स्वैप हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे से। तो ये इसका आंसर हो गया 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है? सब ऑल क्लियर करो एक बार। चैट बॉक्स में ऑल क्लियर करो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। इवनिंग क्लास में लॉग की आज शायद आखिरी क्लास होगी या एक और बचेगी बस, उसके बाद हम फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे इवनिंग क्लास में। इसका कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के ऊपर है, पीएनसी एंड पीएनसी में जो ज्योमेट्री यूज होती है। ठीक है, आप सब लोग अपना असाइनमेंट करते रहें और पैकेज करते रहें, जो जो क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं, जो डाउट्स हैं मुझे भेजते रहें। ठीक है।
ठीक है, चलो आज इवनिंग की क्लास है नए बच्चों की, तो प्लीज अटेंड करें जिसको भी लॉग इनइक्वालिटी वगैरह समझना है। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो सब लोग।